बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी तो कर ही रहे होंगे ना, क्योंकि अब आपके घर पर ही हम विद्यालय लेकर आ गए हैं, है ना। अब तो काफी टाइम हो चला है, आपको पता भी होगा क्या क्या करना होता है। आपको अपना कॉपी और कलम लेकर बैठना होता है। पाठ पढ़ लेने के बाद घर पर ही अपने किताब से उसी पाठ को फिर से पढ़ना होता है। जो भी प्रश्न दिए गए हैं आपकी किताब में, उनका अभ्यास करना होता है। आप सभी इन कामों को कर रहे हैं ना। तो आइए देखते हैं कि आज के एपिसोड में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पिछले 2 दिनों से जैसा कि हम एक नए शो को आपके सामने लेकर के आए हैं, जो कि है युवा उद्यम कौशल शो, उसी का आगे का एपिसोड हम आज देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करेंगे, इसमें फिर से हमारे पास हैं काव्यल सेदानी और केतन सिंह, और सवालों के सिलसिले भी हैं। ये तो आपको बड़ा मजा आता होगा, है ना। आप सभी सवालों को नोट भी करते होंगे और अपने सही उत्तर को स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भेजते भी होंगे। और यस ऐप तो आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा। तो सवालों के सिलसिले के बाद हम कक्षा 9 की पढ़ाई शुरू करेंगे, जिसमें हम पहले विज्ञान में गति के पाठ को और आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम सामाजिक विज्ञान में एक नए पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है बिहार के एक गांव की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। ऐसा कहा जाता है कि अंत भला हो तो सब भला, और अंत जरूर आएगा। मुझे पता था तुम ये बोलने वाले हो, लेकिन ये पूछना जरूरी है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। क्यों? क्योंकि अंत की बात कर रहे हो तुम। अरे ढक्कन इंसान, अरे अंत मतलब एंड ऑफ राइटिंग योर न्यू लाइफ प्लान, जहां से तुम लाइफ में नई शुरुआत करोगे। द एंड ऑफ योर इंटर्नशिप। जब इंटर्नशिप खत्म होता है तो तुम्हें यह पता चलेगा कि तुम इस काम के लिए फिट हो या नहीं। अगर अनफिट हो तो भैया दूसरा रास्ता पकड़ लो, थाई दबा कर ढाम। मतलब तुम बोलना चाहते हो कि जिंदगी शुरू होने का इंतजार खत्म, क्योंकि आपकी नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है। हाँ, स्कूल खत्म हो चुका है। अब तो कोई भी काम करने के लिए माँ बाप, दोस्तों और दुनिया वालों की अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। अब आप हो एक आजाद पंछी। That's right. कोई भी एक मौके का अंत दूसरे मौके की नई शुरुआत होती है। जिंदगी का सफर अपनी मर्जी से तय करो। सफर में मुश्किलात, परेशानी, सुख दुख ये सब आएंगे, लेकिन जो इसका सकारात्मक तरीके से सामना करेगा वो असली सिकंदर होगा। जिंदगी में चलते चलते हमें कभी कभी पता नहीं चलता कि हम कितनी दूर निकल आए, या फिर आगे भविष्य में हमारे साथ क्या होगा। लेकिन कुछ देर जरा शांति से आंख बंद करके बैठने से पता चलता है हम ये सारी चीजों का अनुभव एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। और एहसास कर सकते हैं कि ये सब बहुत पहले से ही हमारे साथ चलता आया है। ये सब हमारे अंदर पहले से ही था। हम कोई फिलोसोफर तो नहीं है भाई साहब, जो आपको जिंदगी जीने की कला बता रहे हैं। जिंदगी में वर्तमान में जीना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी करना है अभी करो। रोज ऐसा काम करो जो आपको खुशी दे। ये आपकी जिंदगी है, इसमें किसी की अनुमति की कोई जरूरत नहीं है। कोई और आपको बता नहीं सकता कि क्या गलत है और क्या सही। किसी के जवाब का इंतजार मत कीजिए। अब वैसे भी हमारे देश में ना हम आधी जिंदगी इंतजार में बिता देते हैं, जैसे ट्रेन की टिकट की लाइन में, बस में घुसने की लाइन में, किसी को किए गए ईमेल के जवाब के इंतजार में। हद होती है इंतजार किया है। इंतजार इंतजार इंतजार, वो गाना है ना, इंतहा हो गई इंतजार की। आप किसी के जवाब का इंतजार कर रहे हो तो फॉलो अप करने के लिए एक बार उनको जरूर कॉल करो
कुछ नहीं जा रहा आपका, जरूरी है आपका काम बनेगा। कॉल करके अपने सवालों का जवाब पूछ लो। अगर उनके पास जवाब नहीं है तो पूछ लेना, मैं आपको कब वापस कॉल कर सकती हूँ। उनसे एक तारीख और समय ले लेना। उस तारीख और समय से पहले उनको प्लीज आप कॉल मत करना, वरना उनकी नजरों में आप बहुत बड़े बदतमीज किस्म के आदमी लगोगे। डेस्पो एक नंबर का डेस्परेट हो गया है ये मेरी ऑटोमेटिक। ये मेरी फेवरेट वाली एक्टिंग है तुम्हारी के साथ। मैं तो कहती हूँ ज्यादा समय किसी के लिए बर्बाद करिए ही मत। हम सबका समय बहुत ज्यादा कीमती है। कोई और रास्ता ढूंढ निकालो, क्योंकि समय की बर्बादी आगे बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। मैंने इतने लोगों की वेट की है, मेरे बाल लिटरली सफेद हो गए हैं, ये ऊपर मैंने पेंट मारा हुआ है और मैं अभी भी बहुत ज्यादा जवान हूँ। अच्छा, जवान है नौला, और आप लोगों को वेट नहीं कराते ना? ना, कभी नहीं। किसी ने कहा क्या? Well, आज परसों नरसों, एनीवे जाने दो, बैक टू द टॉपिक। शायद हम जिनसे जवाब की उम्मीद कर रहे हैं उसको समय की कीमत नहीं पता हो। आप उसके साथ साथ अपना भी समय खराब कर लेते हैं। आप जिस ट्रेन का इंतजार प्लेटफॉर्म पे बैठे कर रहे हैं, हो सकता है कि वो ट्रेन कभी आए ही ना। मैं तो बोलता हूँ पैदल निकलो, निकलो और रास्ता अपना खुद बनाओ। आपने वो शेर सुना होगा, बहुत फेमस है, कि अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर लोग जुड़ते गए कारवां बनता। जैसे कि इन उद्यमियों को देख लो, अगर ये किसी के इंतजार में बैठे रहते तो आज हमें इनकी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने को मिलती ही नहीं। वैसे ये सब उद्यमी एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन एक डोर जो उनको बांधे रखती है वो ये है कि इन्होंने किसी का भी इंतजार नहीं किया, अपना रास्ता खुद बनाया। मेरा नाम रेवू है और मैं मोमो IM का संस्थापक हूँ। जैसा कि मैं दार्जिलिंग से हूँ तो मैंने बचपन से घर में मोमो बनते हुए देखा है। हमें खाने के व्यवसाय में करीब 10 साल काम करने का और ऑस्ट्रेलिया में काम करने से इतना ज़रूर पता चल गया कि हम कोलकाता में क्या ला सकते हैं। हमने दक्षिण एशियाई व्यंजन को लाया। पिछले कई सालों से हम शहर में कई जैम का आयोजन कर रहे हैं। हमने कई विदेशी कलाकारों को अपने साथ जोड़ा है ताकि हम मिलकर पेंट कर सकें। हमारी सभी पेंटिंग्स म्यूजिक वह दर्शाती है जो हम हमारे किचन में करते हैं। हमने प्रकृति से बहुत कुछ लिया है, लेकिन कभी कुछ वापस नहीं दिया। इसलिए डोपोलॉजी यह सुनिश्चित करने की एक पहल है कि हम प्रकृति को वापस दें। हाय, मेरा नाम अक्षिता है। डोपोलॉजी मेरी कंपनी है। हम पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करते हैं। हम लोगों के साथ काम करके उन्हें पर्यावरण के बारे में और अधिक जागरूक बनाते हैं। कैसे? हमारे उत्पादों के माध्यम से। हम अखबार, पेंसिल, रिसाइकलिंग पेपर और सीड पेपर बनाते हैं। हम सीड पेपर से शादी के निमंत्रण कार्ड भी बनाते हैं। हम आमतौर पर मिलने वाले सभी निमंत्रण कार्ड फेंक देते हैं। इसे फेंकने के बजाय हम पौधे और पेड़ उगाने के लिए उस कार्ड को लगा सकते हैं। मेरे लिए इवेंट मैनेजमेंट में आना मुश्किल मेरे लिए खुद था, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं थी। ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे गाइड नहीं किया, बट मुझे समझ ही नहीं थी मैं किससे पूछूं, क्या करना है। मैं खुद स्ट्रगल कर रही थी कि मैं इंजीनियरिंग भी कर रही हूँ, वहाँ मेरे माँ बाप का पैसा लगा हुआ है, फिर मुझे इवेंट मैनेजमेंट भी करना है। मुझे पता है कि फ्रेशर्स को जल्दी मौका नहीं देते हैं। मुझे अभी भी याद है, जो मेरा पहला इवेंट था, मैंने एक मैराथन के लिए रात भर जग के उसका रिफ्रेशमेंट बॉक्स पैक किया था। बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैं इस फील्ड में रही तो मुझे समझ में आया कि एक एक चीज़ की इंपॉर्टेंस है इसमें। अगर आप बॉक्स पैक करना सीख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए वो पैक कैसे हो रहा है, कितने की आई है, क्यों कर रहे हैं हम।
रात भर जग के। क्लाइंट सर्विसिंग में तो ठीक है, लड़की के तौर पे आप ज़रूर कर सकते हो, लेकिन प्रोडक्शन साइट्स पे एक लड़की का होना मुश्किल होता है क्योंकि उनकी सेफ्टी का बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाता है। तो डिफ़िकल्टी तो होती है खुद की सेफ्टी को सोच के कि मैं प्रोडक्शन साइट पे अकेली लड़की हूँ, क्या मुझे रूम अकेले मिलेगा, मैं टाइम से वापस जा सकूँगी होटल पे, और होटल में क्या मैं अकेले जाऊँगी, मुझे कोई छोड़ने जाएगा कि नहीं जाएगा, मेरे कपड़े, मुझे कपड़ों का ऑब्वियसली ध्यान देना पड़ता है क्योंकि वहाँ हर प्रकार के लोग होते हैं, सिर्फ एक नहीं होता है। तो मुझे देखना होता है कि मैं सुरक्षित हूँ, किसी को मुझे मौका नहीं देना है मुझे मेरे लिए कुछ कहने के लिए। मैक्सिमम मुझे 2 मिली हैं, 3 मिली, और कभी कभी ऐसी साइट है जहाँ मैं अकेले मैंने कई दिनों तक प्रोडक्शन लड़कों के साथ मैंने काम किया है, तो सेफ्टी रहती है, भले वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, बट खुद की चिंता खुद तो होती ही है। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सबसे बड़ी चीज़ वेंडर मैनेजमेंट। जब शुरुआत में जब मैं वेंडर्स को बोलती थी भैया ये कर दो, वो हंसते थे, कहते थे अरे मैडम क्या खड़ी रहोगी, जाके बैठ जाओ हम कर लेंगे, या तो वो मेरी शक्ल देखते रहते थे, तो मैं खड़ी रहती थी गुस्से में कि नहीं करना है, मैं अभी भी खड़ी हूँ। मजा आ गया इन सब की कहानियों को देखकर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये सारी कहानियां बहुत मजेदार लगी होंगी। समय हमारी जिंदगी का सबसे कीमती साधन है और इस साधन का इस्तेमाल करना और इसे संभाल कर इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम आसपास नजर डालें तो ऐसे बहुत सारे साधन हैं जिसके साथ हम कुछ नई चीज का आविष्कार या शुरुआत कर सकते हैं। जैसे फलों की अधिक पैदावार को सड़ने से बचने के लिए उनसे जैम बनाया। खट्टा और मीठा दोनों है, मेरा फेवरेट जैम है। लेकिन ये जैम हम लोग बनाएंगे कैसे? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम ऐसे अकेले जैम को खा कैसे लेते हो? ऐसे। और ये कहानी एक ऐसे किसान की है जिसकी लीची की खेती की उपज खराब होने के खतरे में है। उसका बेटा शहर में कहीं पर जैम देखता है और उसे आइडिया आता है कि फलों को सड़ने से बचाने के लिए उन्हें जैम में परिवर्तित कर दिया जाए। यहाँ पर मेहनत के साथ साथ वो अपने दोस्तों की मदद से अपने ब्रांड की लेबलिंग करता है, कांच की बॉटल्स मंगवाता है और एक सस्टेनेबल पैकेजिंग करके अपने प्रोडक्ट्स को बाजार में बेचता है। अब तक टेस्ट है मुझे। आइए इनकी इंटरेस्टिंग कहानियां देखते हैं। मुजफ्फरपुर के एक गांव में लीची के पेड़ पूरी तरह से फल चुके हैं, लेकिन लोगों को पता है हर साल की तरह उन्हें बिचौलियों को कम कीमत पर लीची बेचनी होगी, क्योंकि फलों के जीवन को ज्यादा दिनों तक कायम रखने के लिए और उन्हें खराब होने से बचाने के लिए उनके पास कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग सुविधाएं नहीं हैं। मयंक के पिता कहते हैं, मेरे जैसे कुछ किसानों ने हमारे बागों को बंद करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। मयंक 17 साल का एक युवा लड़का है जो कि नौकरी हासिल करके अपने पिता की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिल में हमेशा से एक व्यवसाय शुरू करने की चाह थी। वह अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता है। मयंक कहता है, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, जो कि उद्यम शुरू करने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। उनकी पसंदीदा चाची मीना मौसी उस पर बहुत विश्वास करती हैं। वह कहती हैं, बेटा पैसों के अलावा और भी संसाधन हैं जिनसे व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। संसाधन हमारे चारों ओर हैं, हमें उन्हें ढूंढना होता है। ठीक वैसे ही जैसे मैंने एक आम के पौधे के साथ किया था, जो मेरे पिता ने मुझे तब दिया था जब मेरी शादी हुई थी। आम के पेड़ के फलों से मैंने अपना आम की चटनी का कारोबार प्रारंभ किया। मयंक सोचता है कि उसके आसपास के फल एक संसाधन हो सकते हैं। लीची का उपयोग करके मैं किन समस्याओं का समाधान कर सकता हूं? मयंक जैम मेकिंग के बारे में सब कुछ सीखता है और कई चुनौतियों का सामना करने के बाद वह और उसके दोस्त पहली बार जैम बनाते हैं। एक सप्ताह में जैम बिक जाता है।
वे ऑर्डर लेना शुरू कर देते हैं। उनके व्यवसाय में गांव के सैकड़ों लोग काम करते हैं। उसके पिता उससे काफी खुश हैं और उसे कहते हैं, हमारे बागों में फिर से जान आ गई है। जल्द ही जैम बनाने वाला व्यवसाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलने लगता है और लोगों को गांव में रहने में मदद करता है। और उनका गांव अब सोलर एनर्जी से चलता है और सब बड़े प्यार से अपने हाथों से लोकल प्रोडक्ट्स और जैम बनाते हैं। क्या आपको यह कहानी अच्छी लगी? क्या आपको लगता है कि आप स्थानीय संसाधन का उपयोग करके इनके समान व्यवसाय शुरू कर सकते हैं? मुझे ना अभी लीची खाने का मन है। तो जैम क्यों खा रही है? गजब औरत है, लीची खाने का मन है, जैम चाट रही है। नहीं, दिस इज अमेजिंग। मान गए। कोई भी बड़ा बिजनेस ना पैसे से नहीं, बड़े आइडिया से बनता है। हमारे दिमाग में तब आइडिया आता है जब हमें लगता है कि अभी हमारे पास कोई आइडिया है ही नहीं। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা चलो रे। अरे अगर आपके पास हौसला है और उम्मीद है तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि एकला चलो रे, ओपन योर माइंड, वॉक अलोन, वी आर नॉट अफ्रेड, वॉक अलोन। अपना दिमाग खोलो, अकेले चलो, हमें डर नहीं, अकेले चलो। खूब भालो, मान गए तुम्हारी बंगाली गायकी को। मिष्टी दोई। अगर आपके पास भी कोई ऐसा आइडिया है जिसमें ऐसी वस्तु का इस्तेमाल हुआ हो जो वेस्ट हो रही थी, तो हमें उस चीज की तस्वीर और वीडियो भेज दीजिए नीचे फ्लैश हो रहे हैं नंबर पर। साथ में अपना संदेश भी भेज दीजिएगा। हमारी टीम आपसे जल्द ही संपर्क करेगी। आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसको आप कचरे में फेंकने वाले थे, लेकिन आपके दिमाग की बत्ती जली और आपने उस वस्तु को एक नए तरीके से इस्तेमाल किया, कुछ नया आविष्कार किया। तो उस वस्तु या प्रोडक्ट का हमें वीडियो या फोटो जरूर भेजें और अपना बिजनेस प्लान हमारे साथ शेयर करें। हमें भेजने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि वो प्रोडक्ट एकदम सुपर सस्टेनेबल है और उसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल ना किया गया। जैसे जैम की पैकेजिंग में प्लास्टिक का इस्तेमाल करना वर्जित है। प्लास्टिक एक तरह का जहर है जो आपके ग्राहकों की सेहत पर बुरा असर कर सकता है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हर कदम पे अपने ग्राहकों से अपने प्रोडक्ट का फीडबैक लें और उस प्रोडक्ट को पहले से और भी बेहतर बनाएं। अगर आपके कस्टमर्स को लगता है कि आपका प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है तो अपना प्लान हमारी टीम को व्हाट्सएप कीजिए। हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लाया जाए। और अगर कोई मुझे जैम भेजे ना, तो मैं जरूर कोशिश करूंगी उसमें इन्वेस्ट करने की। इसी बात पे मुझे बहुत जोरदार भूख लगी है, मतलब पेटवा में एकदम चूहा एकदम कुटुर कुटुर कर रहे हैं। सब्र केतन सब्र, ये लो बाकी का जैम खा लो। पहले हमें भेजे गए 2 स्टूडेंट्स के क्वेश्चन सुनने हैं। तो चलो सुनते हैं। हेलो DIY यूथ स्कूल शो, मेरा नाम अंशु है और मैं क्लास 12th में पढ़ता हूँ और मैं पटना में रहता हूँ। मेरा सवाल यह है कि जैम मेकिंग कंपनी पर्यावरण के लिए किस प्रकार मददगार साबित हो सकती है और यह पर्यावरण हितैषी है। हेलो DIY यूथ स्किल शो, मेरा नाम रिया सेन है। मैं बीटा में रहती हूँ और स्टैंडर्ड 11th की स्टूडेंट हूँ। मुझे पेड़ पौधों से बहुत लगाव है, लेकिन आजकल हर तरफ पेड़ों की कटाई की जा रही है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि मैं किस तरह लोगों को जागरूक करूँ कि पेड़ हमारे लिए कितना ज़रूरी है। मैं एक जैम मेकिंग कंपनी खोलना चाहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत मैं कैसे करूँ और क्या सरकार इसके लिए सब्सिडी देगी। मेरे गांव में फलों के ढेर सारे बागान हैं और आगे चल के उनके माध्यम से मैं एक उद्यम स्थापित करना चाहती हूँ। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं एक जैम मेकिंग कंपनी खोलने के लिए मुझे किन किन कौशलों की ज़रूरत पड़ेगी? धन्यवाद। अंशुल और रिया, किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको पहले अपना शोध करना, रिसर्च करना बहुत जरूरी है। एक बाजार सर्वेक्षण करना होगा, पता लगाना होगा कि लोग क्या चाहते हैं।
फिर अपनी व्यवसाय योजना लिखें, नकदी प्रवाह और बजट बनाएं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपना मिशन स्टेटमेंट बनाएं, यानी योजना का मुख्य लक्ष्य। इट स्टार्ट्स हियर। बिल्कुल। और इसके बारे में अधिक जानने के लिए ग्राफिक नॉवेल पढ़ें, जिसके कॉपी के लिए आप हमें लिख सकते हैं, या इससे भी बेहतर कर सकते हैं आप, क्यों ना आप हमारे प्रश्न का उत्तर दें और ग्राफिक नॉवेल एकदम कचकचा के जीतते हुए यहाँ से निकले। सही है यार। चलो शुरू करते हैं फिर सवालों के सिलसिले का। आपका पहला सवाल, क्या आपको अपने सपने पूरे करने के लिए किसी की स्वीकृति का इंतजार है या करना चाहिए? पूछताछ के लिए किया गया कौन सा ईमेल या फोन कॉल आपको सबसे ज्यादा खींच दिलाता है? क्या समय एक संसाधन है? आज की कहानी के नायक जैम क्यों बना रहे हैं? आज की कहानी के नायक जैम क्यों बनाते हैं? यदि आप कर सकें तो अपने उत्पादों की पैकेजिंग के लिए किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? यदि आप अपने उत्पादों की पैकेजिंग करना चाहते हैं तो आप किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? इस एक्शन एडवेंचर कहानी में सस्टेनेबल होने का क्या मतलब है? इस एक्शन एडवेंचर कहानी में सस्टेनेबल होने का क्या मतलब है? आप अपने जवाब हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर भेजना ना भूलिएगा, या फिर यस ऐप प्ले स्टोर से अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करके आप हमें वहीं से भी जवाब भेज सकते हैं। पहले 500 सही जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज का ब्यूटीफुल अमेजिंग रोमांचक ग्राफिक नॉवेल। तो जल्द भेजिए आपके जवाब हमें। क्या हुआ? मेरे को अभी भी भूख लगी है। चलो लेट्स गो एंड ईट समथिंग। हाँ, वरना तुम ऐसे मुंह फुला के बैठे रहोगे। तो तब तक के लिए आप हम लोगों को इजाजत दीजिए, हम चले ठूसने। मैं हूँ केतन सिंह और मैं हूँ काव्या सिदानी। हम मिलेंगे दोबारा। लिट्टी चोखा बनल बाबा। केतन, हाँ। ऐसा क्या काम है तुम्हारी लाइफ में जो तुम अपने आप से कर लेते हो? DIY, डू इट योरसेल्फ। ऐसे तो कितने सारे काम हैं। जैसे आज सुबह मैं नहा रहा था, किसी पे डिपेंड नहीं हुआ। मैं गया बाथरूम का दरवाजा खुद खोला, नल चालू किया, पानी भरा बाल्टी में, खुद मग उठा के। ऐसा नहीं कि अरे कोई मग उठा, खुद ऐसे उठा के। फिर साबुन लगाओ, फिर साबुन को धो, शैम्पू लगाओ, शैम्पू धो, फिर टॉवेल लेके रगड़ो। समझ गए। तुमसे इतना ही होने वाला है। क्यों? मैं जिस DIY की बात कर रही हूँ ना, हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं जो एक्चुअली कुछ नहीं से बहुत कुछ बना लेते हैं डू इट योरसेल्फ करके। और ऐसी स्टोरीज से इंस्पिरेशन लेने के लिए, इन लोगों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे शो द युवा उद्यम कौशल शो पे, जहां हम डिस्कस करेंगे DIY, डू इट योरसेल्फ। मेरे साथ काव्या सिदानी और मैं हूं केतन सिंह। जल्द मिलेंगे। हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है, और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे, तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है गति। आज हम इसका 6ठा और आखिरी भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। तो इस भाग में हम जानेंगे एक समान वित्तीय गति के बारे में। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि आखिर वित्तीय गति
से क्या अभिप्राय है? तो आपको क्या लगता है इसका क्या मतलब होता होगा? दरअसल वृत्ताकार पथ में होने वाली गति को ही वृत्तीय गति कहते हैं। इसका मतलब अगर कोई चीज गोल गोल घूम रही है उसी का मतलब है वृत्तीय गति। सीधी चल रही थी उसकी बात तो हमने कर ली, अब गोल घुमा दिया है और कुछ नहीं किया। तो चलिए देख लेते हैं कि एक समान वृत्तीय गति होती क्या है। अब मान लीजिए कोई गोल पाथ है। अब मान लीजिए कि इस पे कोई बच्चा गोल गोल भाग रहा है। अब आपको एक बात जाननी है कि जो त्वरण होता है वो दो चीजों की वजह से हो सकता है। या तो गति में बदलाव हो, जो कि त्वरण का डेफिनेशन ही है कि गति में बदलाव होता है, इसे त्वरण कहते हैं। परंतु अगर गति में बदलाव नहीं हो रहा पर डायरेक्शन यानी कि दिशा में बदलाव हो रहा है तो वो गति भी त्वरित ही होती है और उस गति में भी त्वरण होता है। तो यहाँ पर ये जो बच्चा है वो एक ही गति से भाग रहा है, तो गति में तो बदलाव नहीं हो रहा परंतु इसकी दिशा जरूर बदल रही है, क्योंकि ये सीधा नहीं भाग रहा, हर बार अपनी दिशा को थोड़ा सा बदलता है और इसी के कारण ये गोल भाग पा रहा है। अब यहाँ पर जो ये गोल सर्कल बना है इसमें गति स्थिर है क्योंकि वो एक ही गति से भाग रहा है, फिर भी ये एक त्वरित गति का उदाहरण है। यहाँ पर इस सर्कल का कुछ रेडियस होगा, उसे मान लेते हैं r। तो यहाँ पर कुछ समय भी लगा होगा उसे भागने में, जिसे कहते हैं t, और इसे जो दूरी लगी होगी उसे कहते हैं 2πr। ऐसा क्यों? क्योंकि दूरी वो सर्कल के बाहर भाग रहा है, यानी कि जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है उसे ही कहा जाएगा दूरी। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बराबर में 2πr। तो अगर हम इसका वेग निकालना चाहें तो वो कितना आएगा? वेग बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि दूरी अपॉन में समय। तो दूरी अपॉन में समय डालने पर हमें वेग मिलेगा 2πr अपॉन में 2। तो ये हमारा फॉर्मूला है वेग का एक वृत्ताकार गति के लिए। तो चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं वृत्ताकार गति के। उदाहरण के लिए जो हमारा अर्थ है उसके आसपास जो हमारा मून घूमता है वो एक वृत्तीय गति में घूमता है और उसमें उसे 24 घंटे का समय लगता है। इसी तरीके से जो जाइंट व्हील होती है, यानी कि जो ये बड़ा वाला झूला होता है, यहाँ पर भी जो हर डब्बा होता है वो एक गोल गति में घूमता है। पहले वो ऊपर जाता है फिर वो नीचे आता है, तो ये भी एक वृत्तीय गति का उदाहरण है। अब चलिए देख लेते हैं एक बार एक समान गति और असमान गति को। तो अचानक से हम इस पे कैसे आ गए? दरअसल हमारा अध्याय यहीं पे खत्म हो चुका है, परंतु इस अध्याय से ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, तो अब हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो एक बार इन फॉर्मूलों को देख लीजिए और उसके बाद इन सभी फॉर्मूलों को अपनी कॉपियों में लिख लीजिएगा और उसके बाद रट लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक समान गति जहां पर a 0 होता है और गति स्थिर होती है, और असमान गति जहां पर a 0 नहीं होता और गति अस्थिर होती है। दोनों के लिए फॉर्मूले अलग अलग हैं। आप एक समान में असमान गति का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते और असमान गति में एक समान गति का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एक समान गति में एक फॉर्मूला है जो है गति बराबर में दूरी अपॉन में समय, जबकि असमान गति में तीन फॉर्मूले हैं। एक है v बराबर में u प्लस at, दूसरा है s बराबर में ut प्लस में हाफ at स्क्वायर, और तीसरा है 2as बराबर में v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। अब तक तो आपको ये याद हो चुका होगा, हम इसे 2 बार डिराइव भी कर चुके हैं। तो एक बार इन्हें अपनी कॉपियों में लिख लीजिए, उसके बाद हम शुरू करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले 2 और फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे से देख लेते हैं। वो है औसत चाल और औसत वेग के। दोनों के फॉर्मूले अलग होते हैं और हम पहले पढ़ चुके हैं। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी अपॉन में कुल समय, और औसत वेग का फॉर्मूला होता है जितने भी वेग हैं उन सबको जोड़ दो और जितने वेग हैं उससे डिवाइड कर दो। जैसे कि यहाँ पर n वेग हैं तो n वेग का सम कर दिया और n से डिवाइड कर दिया। मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ 2 वेग होते तो हम करते v1 प्लस में v2 अपॉन में 2 से डिवाइड करते हैं। तो जल्दी से इन दोनों फॉर्मूले को भी लिख लीजिए। चलिए, तो आपने सारे फॉर्मूले लिख लिए और आपको सारे फॉर्मूले याद हो चुके होंगे। अब हम करते हैं हमारा पहला सवाल, जो कि है वृत्तीय गति के ऊपर। तो सवाल है कि एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। तो हमें ये कहा गया है कि त्रिज्या जो है वो 42,250 किलोमीटर है
और एक बार पूरा घूमने में समय कितना लग रहा है? 24 घंटे का। तो चलिए एक बार इसे लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। हमें दी हुई है त्रिज्या यानी कि r, जो कि है 42,250 किलोमीटर, और समय दिया हुआ है 24 घंटे, और हमसे पूछा गया है गति। अब यहाँ पर गति का फॉर्मूला क्या होता है? गति का फॉर्मूला होता है 2πr/t। हमने अभी अभी देखा था। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू डालनी है। 2 की जगह 2 लिखेंगे, पाई की जगह आप 22/7 भी लिख सकते हैं या फिर पाई भी लिख सकते हैं, गुने में 42,250 किलोमीटर अपॉन में 24 घंटे। अब यहाँ पर 2 से 24 को काटा जा सकता है तो आएगा 18, और फिर 42,250 से एक बार 2 से काटेंगे तो नीचे आ जाएगा 9। उसके बाद इसे ज्यादा नहीं काटा जा सकता, तो हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी। b बराबर में 21,125 पाई अपॉन में 9 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ऊपर किलोमीटर था और नीचे आवर था। अब आपको इससे आगे ज्यादा सॉल्व नहीं करना, यहाँ पर आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टिपिकल इक्वेशन बन जाती है और इसको सॉल्व करने में आप सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे होंगे। इसे यहाँ पर छोड़कर आगे के दूसरे क्वेश्चंस करिएगा। अगर आपके पास फिर टाइम बच जाता है तो उसके बाद आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त कर लेती है। मान ले कि त्वरण एक समान है, तो परिकलन कीजिए त्वरण और इसको प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वो सारी चीजें लिख लेंगे जो हमें दी हुई हैं। जैसे कि हमें बताया हुआ है u बराबर में 0, क्योंकि रेलगाड़ी पहले विराम अवस्था में थी तो उसकी प्रारंभिक गति तो 0 मीटर पर सेकेंड ही होगी। v हमें दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, पर हम जानते हैं कि जो SI मात्रक है गति का वो है मीटर पर सेकेंड, तो हम इसे बदल लेंगे मीटर पर सेकेंड में। अगर आपको बदलना नहीं आता तो इसका एक शॉर्टकट है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए आप 5/18 से गुना कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो 18/5 यानी कि 5/18 के उल्टे से गुना करेंगे तो मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। तो प्रारंभिक गति और अंतिम गति हमें दी हुई है, साथ में हमें दिया हुआ है समय 5 मिनट, पर हम जानते हैं कि समय का SI मात्रक है सेकेंड, तो 5 मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, 5 को गुना करेंगे 60 से तो हमारे पास आ जाएगा 300 सेकेंड। अब हमसे पूछा हुआ है त्वरण कितना है और दूरी कितनी है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे त्वरण का सूत्र। त्वरण का सूत्र था a बराबर में v माइनस u अपॉन में t। तो यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे। v की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड, u यानी कि प्रारंभिक गति 0 था और समय लगा था 300 सेकेंड का। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ऊपर था मीटर पर सेकेंड और नीचे था सेकेंड, तो यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप चाहे तो 1/15 को और छोटा करके सॉल्व कर सकते हैं, परंतु अगर आप ध्यान दें तो हमें अभी s भी निकालना है और उसके अंदर हमें a का इस्तेमाल करना है, तो पॉइंट वाले कैलकुलेशन थोड़े ज्यादा टफ हो जाते हैं। तो इसे हम अभी 1/15 ही रहने देते हैं और s का फॉर्मूला लगाते हैं। तो s के लिए हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं? 2 फॉर्मूले हैं, आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर करते हैं 2as बराबर में v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो 2a है उसे नीचे ले जाइए और u तो हमारा 0 था, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो ऊपर सिर्फ बचेगा b स्क्वायर। अब यहाँ पर हम डाल देंगे वैल्यूज। v स्क्वायर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर अपॉन में 2 गुने में 1/15 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3000 मीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकेंड है ऊपर, जिसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा और दोनों सेकेंड से दोनों सेकेंड कट जाएंगे, तो ऊपर बच जाएगा 1 मीटर। उसी मीटर को हमने यहाँ नीचे लिखा हुआ है। अब 20 अपॉन में 2 गुने 1/15 है, तो ये 1/15 से डिवाइड हो रहा है, तो 15/1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 गुने में 15 अपॉन में 2। तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3000। तो 3000 ये हो गया और यूनिट आई थी मीटर, हमारे पास दूरी आ गई 3000 मीटर। चलिए देखते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा।
तो इस वीडियो में हमने सीखा एक समान वृत्तीय गति और उसके अलावा हमने कुछ सवालों की प्रैक्टिस करी है। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। डेली क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, एक समान वृत्तीय गति किस प्रकार की गति होती है? ऑप्शन ए, एक समान त्वरण। ऑप्शन बी, एक समान वेग। ऑप्शन सी, असमान त्वरण। ऑप्शन डी, असमान वेग। क्वेश्चन नंबर 2, एक वस्तु 5 सेकंड में 10 मीटर और फिर 5 सेकंड में 50 मीटर की यात्रा करती है। वस्तु की औसत गति क्या है? ऑप्शन ए, 12 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन बी, 2 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी, 6 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन डी, 0 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, औसत चाल का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए, दूरी बटे में समय। ऑप्शन बी, u प्लस में at। ऑप्शन सी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ऑप्शन डी, कुल दूरी बटे में कुल समय। क्वेश्चन नंबर 4, त्वरण का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन ए, सेकंड। ऑप्शन बी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन सी, मीटर। ऑप्शन डी, मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, बी बिंदु पर वस्तु कितनी दूरी तय कर चुका है? ऑप्शन ए, 600 मीटर। ऑप्शन बी, 25 मीटर। ऑप्शन सी, 50 मीटर। ऑप्शन डी, 625 मीटर। सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 1 ए, क्वेश्चन नंबर 2 सी, क्वेश्चन नंबर 3 डी, क्वेश्चन नंबर 4 बी, क्वेश्चन नंबर 5 डी। नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने एक नया अध्याय लेकर आए हैं। अध्याय का नाम है बिहार के एक गांव की कहानी। इस अध्याय की शुरुआत से पहले देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम फतेहपुर गांव और उसके विकास की बात करेंगे। उसके बाद उत्पादन क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उत्पादन के साधनों की चर्चा करते हुए उत्पादन का प्रमुख साधन भूमि के बारे में भी अध्ययन करेंगे। साथ ही बहुविधि फसल प्रणाली के बारे में भी हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। गांव फतेहपुर में खेती ही प्रमुख क्रिया है, जबकि अन्य क्रियाएं जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी तथा दुकानदारी और परिवहन भी सीमित स्तर पर की जाती हैं। ये सारी क्रियाएं उत्पादन क्रियाएं हैं और इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिनमें प्रमुख रूप से प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास तथा मुद्रा, जिसे हम पूंजी कहते हैं, इन सब की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं फतेहपुर किस प्रकार विकास की ओर बढ़ता है। फतेहपुर गांव अपने आसपास के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। इस गांव के पूरब में पुनपुन नदी बहती है, तो पश्चिम में पटना गया का मुख्य सड़क मार्ग है, जो पटना से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 1500 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश लोग भूस्वामी हैं, जिन्हें हम जमींदार कहते हैं, जिनमें से कुछ बहुत बड़े परिवार के हैं। उनके मकान ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। गरीब लोगों की संख्या भी गांव की कुल संख्या का 1/4 भाग है, जो गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे से घरों में रहते हैं, जिनके घर मिट्टी और घास फूस के बने रहते हैं। इनके लिए सरकार ने इंदिरा आवास की योजना के तहत पक्के मकानों की व्यवस्था की है। राजधानी पटना से नज़दीक होने के कारण यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध है। हाल ही के वर्षों में सरकार द्वारा बिजली के उत्पादन और रखरखाव के लिए गांव में ही एक पावर ग्रिड की स्थापना की। खेती में उपयोग किए जाने वाले सभी नलकूप प्रायः बिजली के द्वारा ही संचालित होते हैं। गांव में 6
प्राथमिक विद्यालय हैं, एक मध्य विद्यालय है, एक हाई स्कूल तथा एक डिग्री कॉलेज भी है। गांव में 2 राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और एक निजी हॉस्पिटल भी है। डाकघर की सुविधा होने के साथ साथ इस गांव में एक आंगनबाड़ी केंद्र भी है। बच्चों, ये सारी चीजें हमारी किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। हम जानते हैं कि उत्पादन के द्वारा ही समाज में वस्तुओं और सेवाओं का सृजन होता है और इन वस्तुओं और सेवाओं के द्वारा ही हम अपनी किसी न किसी आवश्यकता की संतुष्टि करते हैं। गांव, शहर, कस्बा, देश या फिर विश्व में अनेक लोग अपनी जीविका को चलाने के लिए किसी न किसी प्रकार के कार्य में लगे हुए हैं। कुछ कारीगर, कुछ शिक्षक, कुछ इंजीनियर, कुछ डॉक्टर, कुछ दुकानदार, समाज में विभिन्न प्रकार के वर्ग हैं। और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के विभिन्न गांवों में खेती ही उत्पादन की प्रमुख विधि है और बाकी अन्य उत्पादक गतिविधियों में परिवहन, दुकानदारी तथा डेयरी गैर कृषि क्रियाएं कहलाती हैं। गांव में तकनीकी और क्रांति के आने के बावजूद भी गांव के लोग आज भी कृषि के पुराने तरीकों के लिए अधिक लोकप्रिय हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं उत्पादन क्या होता है। उत्पादन का एक सामान्य अर्थ है उपयोगिता का सृजन करना। मान लीजिए हम किसी अंधेरे कमरे में हैं और हमें रोशनी की आवश्यकता है। इसके लिए हम किसी बल्ब का उपयोग करेंगे क्योंकि हमें इस अंधेरे में ये बल्ब रोशनी प्रदान करता है, जिस रोशनी के द्वारा हम अपने कार्य को आसानी से कर पाते हैं। इसके अलावा भोजन से हम अपनी भूख मिटाते हैं और पानी के द्वारा हम अपनी प्यास बुझाते हैं। तो बच्चों, हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु में निहित वह शक्ति जिससे हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं उसे उपयोगिता कहते हैं। भोजन और पानी, इन दोनों में वह शक्ति है जो कि हमारी भूख और प्यास मिटा रही है, अर्थात यही उपयोगिता है। किसी वस्तु में इस उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। जैसे मिट्टी का उदाहरण ले लेते हैं। मिट्टी के द्वारा ही कोई कुम्हार बर्तन बनाता है, अर्थात मिट्टी पर काम करके वह इस मिट्टी को एक बर्तन में परिवर्तित करता है, जिस बर्तन में लोग अपना सामान भी रखते हैं, जिस बर्तन से लोग पानी भी पीते हैं या फिर अन्य कामों में उस बर्तन का उपयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं जब हम किसी कच्चे माल को किसी काम के लायक बनाते हैं या उपयोगी बना देते हैं तो उसे ही उत्पादन कहा जाता है। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए हमें मिट्टी की जरूरत पड़ती है। इसी तरह फर्नीचर बनाने के लिए हमें लकड़ी की आवश्यकता होती है। अनाज उगाने के लिए हमें खेत, हल और बैल तथा मजदूरों की आवश्यकता भी होती है। इसके अलावा कारखानों में भी उत्पादन के लिए मकान और श्रमिक के अलावा पूंजी तथा मशीनों की आवश्यकता होती है। बच्चों, उत्पादन के इन साधनों के बगैर हम किसी भी चीज का उत्पादन नहीं कर सकते। उत्पादन के इन साधनों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है, जिनमें भूमि, श्रम, पूंजी, व्यवस्था या संगठन तथा उद्यम या साहस को शामिल किया गया है। आज हम उत्पादन का एक प्रमुख साधन भूमि के बारे में चर्चा करेंगे। उत्पादन के लिए सर्वप्रथम भूमि की ही आवश्यकता पड़ती है। साधारण अर्थ में भूमि से हमारा मतलब जमीन या उसकी ऊपरी सतह से होता है, लेकिन अर्थशास्त्र में भूमि से मतलब प्रकृति के द्वारा दिए गए सारे मुफ्त उपहार हैं, जिनमें पानी, हवा तथा प्रकाश प्रमुख है। फतेहपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। यहाँ पर काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती करते हैं। फतेहपुर गांव में 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ। बिहार में लगभग अधिकांश भूमि पर खेती ही की जाती है। बिहार की जो फसलें हैं उनमें खरीफ की फसल जो कि जुलाई से अक्टूबर तक बोई जाती है, इसके अंतर्गत धान और हरी सब्जियां बोई जाती हैं। इसके बाद रबी की फसल नवंबर से फरवरी यानी जाड़े के मौसम में बोई जाती है, जिसमें गेहूं के साथ तिलहन और आलू की खेती होती है। भूमि के एक बड़े भाग में गन्ने की खेती भी होती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या फिर गुड़ के रूप में व्यापारियों को बेचा जाता है। खरीफ तथा रबी की फसलों को मंडी में बेच दिया जाता है।
बच्चों, 1960 से 1970 के दशक में मुरारी नामक किसान के पास 3 हेक्टेयर भूमि थी, जिसमें अधिकतर असिंचित भूमि थी। मुरारी अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। मुरारी की मृत्यु के बाद उसके भूमि को उसके 3 पुत्रों में बांट दिया गया। अब प्रत्येक के पास 1 हेक्टेयर भूमि रह गई, जो कि 1 हेक्टेयर जमीन पर ठीक ढंग से गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। इस गांव में कुछ किसानों के पास अधिक भूमि है, किंतु बढ़ती जनसंख्या तथा बढ़ते परिवार के कारण भूमि का वितरण असमान हो गया है, अर्थात कुछ के पास अधिक और बहुसंख्यक लोगों के पास कम भूमि है। अब बात करते हैं बहुविधि फसल प्रणाली की। बच्चों, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करने को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। फतेहपुर के प्रायः सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलों का उत्पादन करते हैं। कई किसान तो पिछले कई वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू और हरी सब्जियों का भी उत्पादन करने लगे हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज की वीडियो में हमने फतेहपुर गांव के विकास की बात की, उसके बाद उत्पादन तथा उत्पादन के साधनों की चर्चा करते हुए भूमि और बहुविधि फसल प्रणाली की चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग देखेंगे, जिसके अंतर्गत उत्पादन के अन्य साधनों की चर्चा करते हुए श्रम, पूंजी, संगठन और साहस के बारे में जानेंगे। इसके अलावा उपभोग की वस्तुएं और उत्पादक वस्तुओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। बिहार के एक गांव की कहानी। पहला प्रश्न है, फतेहपुर गांव में कौन सी नदी बहती है? गंगा, पुनपुन, यमुना या फिर घाघरा? गांव में कुल कितने परिवार हैं? लगभग 1100, लगभग 1200, लगभग 1400, लगभग 1500। कौन सा कथन सही है? गांव में 6 प्राथमिक विद्यालय हैं, 1 हाई स्कूल है, 1 डिग्री कॉलेज है। उपरोक्त सभी सही है। उपयोगिता का सृजन करना क्या कहलाता है? उपभोग, वितरण, उत्पादन, विनिमय। उत्पादन के कुल कितने साधन हैं? 1, 3, 5, 8। इनके सही उत्तर हैं कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं
स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। यह वीडियो बीईपीसी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।